हेलो। चलिए, आज की क्लास में हम फिजिक्स के एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक बल और गति के नियम पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है प्रयोगशाला परिचारक में। और इसके अलावा ये सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक में ही नहीं, क्योंकि 9th-10th के सिलेबस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर क्वेश्चन इसको तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बल का एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक क्या होता है या क्या है। तो भाई, बल के लिए एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जूल, न्यूटन, किलोग्राम और वाट दिया गया है। तो यहाँ पर जो है बल का जो एसआई मात्रक है, बल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बल वह होता है ना, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान से को हम उसको क्या करते हैं, मतलब किसी वस्तु पर जैसे बल लगा रहे हैं, है ना, तो जितना बल लगेगा तो बल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वस्तु का जो वजन है या द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, तो उस पर हम जितना बल लगाते हैं कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो सके, त्वरित हो सके। तो वहाँ पर जो बल लगता है वो क्या होता है, न्यूटन में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, न्यूटन होगा। ऑप्शन बी जो है न्यूटन होता है। मतलब हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बल को अगर हम परिभाषित करें तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरित कर सके। ये उसका क्या हो जाएगा, परिभाषा कह सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बल एक किस प्रकार की राशि है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अदिश राशि, सदिश राशि, स्थिर और जड़त्वीय इनर्शिया राशि। तो कौन सी राशि है ये हमें बताना है। तो भाई ये काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर बल जो है परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। इसलिए ये क्या है, दिशा के साथ में हो रहा है ना, दिशा के साथ में। तो क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सदिश राशि, क्योंकि बल की दिशा के साथ साथ होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे में से कौन सा बल गैर संपर्क बल है। कौन सा बल गैर संपर्क बल है। देखिए, गैर संपर्क बल मतलब बिना टच करे जो बल लगता है, बिना संपर्क के बल लगता है, उसको हम गैर संपर्क बोल सकते हैं। तो घर्षण बल जो है ऑप्शन 1 है। तो घर्षण बल जो है यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि घर्षण करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ, इसका जो सही आंसर ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के लिए किसी भी प्रकार का संपर्क का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। खींचने पर बल, ऑप्शन नंबर 3, खींचने पर तो एक दूसरे कांटेक्ट में आएगा। नॉर्मल बल भी क्या होता है, संपर्क में आने से ही होता है। तो बिना किसी संपर्क में आने से जो बल लगता है उसको हम गैर संपर्क बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जो है गैर संपर्क बल की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये हमें बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसे हम जो है जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान की गति की अवस्था में है तो वो तब तक उस अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाएगा। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में अगर यहाँ है, स्टेबल है, तो ये तब तक स्टेबल रहेगा जब तक हम इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
न्यूटन द्वारा दूसरा नियम क्या बताया गया? पहला नियम तो देख लिए, जड़त्व का नियम। तो दूसरा नियम क्या है भाई? तो यहाँ पर उसका हमें सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग, दूसरा ऑप्शन संवेग बराबर बल गुना समय। तीसरा बल बराबर ऊर्जा बटे दूरी। और चौथा है बल बराबर वेग गुना दूरी। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी कैसे होगा? तो भाई न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कोई वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका F मैंने बल, ये बराबर होगा उसके द्रव्यमान यानी कि m, और उसके त्वरण यानी एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया था? इसमें वैज्ञानिक का नाम बताना है किसने दिया था। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और यह जो है कितना है, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर क्रिया के बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए गति पर, ऑप्शन बी बल पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान पर, और ऑप्शन डी जो है त्वरण पर। तो यहाँ पर जो है जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जड़त्व जो है किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि जितना अधिक द्रव्यमान उसका जड़त्व भी क्या होगा, उतना ही अधिक रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग, मोमेंटम का सूत्र क्या है ना? संवेग या मोमेंटम का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग यानी कि p, मोमेंटम p जो है वो बराबर होगा उसके द्रव्यमान और वेग के। किसके? वेग के। क्योंकि यदि कोई वस्तु गतिशील है ना, तो वहाँ पर उसका संवेग उसकी इस गति की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर p बराबर m इंटू वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक 3 किलोग्राम की वस्तु को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण देने के लिए कितना बल चाहिए? तो यहाँ पर बल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, तो m यहाँ पर दिया हुआ है 3 किलोग्राम, है ना। त्वरण यानी कि a दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, बल। तो बल अगर हमें ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर m कितना है 3 और त्वरण है 6, तो ये हो जाएगा आपका 18। अब बल हम मापते हैं न्यूटन में, तो 18 न्यूटन। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए में ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। हाँ, जबरदस्ती बजा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए में से कौन गति की अवस्था में परिवर्तन लाने का कारण है। गति की अवस्था में परिवर्तन लाने का मेन कारण क्या है बनता है, ये हमें बताना है, कारण बनता है वो चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए ताप है, ऑप्शन बी बल है, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी जो है ऊष्मा दिया हुआ है। तो भाई गति की अवस्था यानी कि या वेग या उसकी दिशा में जो परिवर्तन होने का मेन कारण क्या होता है, बल होता है, क्योंकि बल लगाने से ही वस्तु जो है गतिशील होती है, वस्तु की दिशा में क्या होता है, विस्थापन होता है, चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो इसका जो मेन कारण है वह क्या है, आपका बल के कारण ये सारी चीज़ें होती है, जो न्यूटन के पहले नियम को क्या करता है, स्पष्ट करता है, क्लियर करता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी, है ना, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। तो भाई वस्तु गतिशील की अवस्था यानी कि विरामावस्था से गति अवस्था में आता है, तो यह अवस्था परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो विराम अवस्था में तो उस पर हम बल लगाएंगे, कोई वस्तु विराम अवस्था में इस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है, गतिशील हो जाता है ना, क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। तो इसके लिए अवस्था परिवर्तन में लाने का कौन कारण बनता है, बल जो है मेन कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो वस्तुएं समान बल से खींची जाती हैं, है ना, दो वस्तुओं को जो है समान बल से खींचा जा रहा है। एक का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है ना, यानी कि पहली वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है, तो इस दोनों का द्रव्यमान में A का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो इनमें इसका त्वरण, किसका त्वरण जो है अधिक होगा, इस दोनों का त्वरण किसका अधिक होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है भारी वस्तु का, यानी कि पहली वस्तु जो भारी है, दूसरी जो हल्की वस्तु है, दोनों का समान और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है किसका त्वरण ज़्यादा है, तो यहाँ पर त्वरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला बल बराबर m इंटू ए होता है। यदि हमें त्वरण ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, m इधर आ जाएगा तो f अपॉन m हो जाएगा, क्या होगा, f अपॉन m यहाँ पर हो जाएगा। तब उस केस में यहाँ पर देख सकते हैं भाई दो वस्तुएं, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है कि नहीं, तब उस केस में जो है त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। अगर बल समान लगाया जाए और जो है द्रव्यमान क्या हो, कम हो, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। बल बराबर है और द्रव्यमान क्या है, कम है, मान लीजिए नीचे आ रहा है तो कम हो गया, तो त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वजन ज़्यादा है और बल कम लगा रहे हैं तो त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर हल्की वस्तु जो है अधिक त्वरित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन का दूसरा नियम किस राशि को परिभाषित करता है। न्यूटन का दूसरा नियम किस राशि को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल को परिभाषित करता है, किसको, बल को परिभाषित करता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, किसको परिभाषित कर रहा है यहाँ पर, ये बल को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गति के नियमों में के अनुसार जब दो वस्तुएं टकराती हैं, मतलब कोई वस्तु इधर से आ रही है और कोई दूसरी वस्तु इधर से आ रही है, दोनों अगर आपस में टकरा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, संवेग संरक्षित रहता है, बल समाप्त हो जाता है या द्रव्यमान बदलता है। तब उस केस पर क्या होगा, दोनों ही केस में इसका संवेग जो है क्या होगा, संरक्षित होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर जो है क्या होता है यदि कोई बाहरी बल नहीं लगे तो टकराव से पहले और टकराव के बाद का संवेग क्या होता है, समान होता
है। ये संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान ही है, बट इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जो है न्यूटन जी ने किया था, न्यूटन सर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य उदाहरण न्यूटन के दूसरे नियम को स्पष्ट करता है, दर्शाता है? पहला, चलती कार अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं। बी, गेंद को फेंकना। सी, नाव को धक्का देना और स्वयं पीछे जाना। गेंद का ऊपर गिरना, गेंद का ऊपर गिरना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाव को धक्का देना और स्वयं पीछे जाना। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? नाव को धक्का लगाना। ये जो नाव है इसको धक्का लगा रहा है, लेकिन व्यक्ति क्या हो रहा है? उसके विपरीत जा रहा है। जितने बल से वो धक्का लगाएगा उतने ही बल से क्या होता है? वो पीछे की ओर आता है। तो नाव को धक्का देना और स्वयं पीछे जाना इस नियम का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई गाड़ी अचानक रुकती है ना, अचानक कोई गाड़ी रुक रही है, उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, ये क्यों होता है? तो ये होता है जड़त्व के कारण, है ना। किसकी वजह से होता है? जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि जो गाड़ी है वो गतिशील अवस्था में होती है, गति अवस्था में, लेकिन व्यक्ति उस समय क्या होता है? जड़त्व अवस्था में आता है। और अचानक से गाड़ी रुक जाने पर व्यक्ति का जो शरीर जो है अचानक से गति अवस्था में आ जाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है? नीचे की ओर झुक जाता है। तो ये जड़त्व के कारण होता है, ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम पर मीटर सेकंड है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। तो उसका वेग क्या होगा? इसका वेग क्या होगा? तो ये है आपका P इज इक्वल टू m इंटू वी वाला फार्मूला से हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमें संवेग यानी P का मान दिया हुआ है। ये है आपका P और ये है आपका m। हमें निकालना है v। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा? m उधर आ जाएगा, तो p अपॉन m हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो है p का वैल्यू है 20 और ये है 4। ठीक है, तो भाग दे देते हैं, 4 पंचे 20, तो उसका वेग हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? तो जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? पहला जो प्रकार होता है वो विराम जड़त्व होता है, विराम जड़त्व। दूसरा होता है गति जड़त्व, गति जड़त्व। तीसरा जो होता है वो होता है दिशा जड़त्व। तो इस तरीके से इसके 3 प्रकार होते हैं। इसको याद रखिएगा, जड़त्व के 3 प्रकार। एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्वेश्चन नंबर 18, एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ऑप्शन ए, अच्छा कैच दिखाने के लिए। ऑप्शन बी, गेंद की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, चोट से बचने और बल को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, गेंद को छोड़ने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चोट लगने और बल को कम करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है
अगर हम क्या करते हैं पीछे की ओर खींचता है तो क्या होता है, उससे क्या होगा, समय बढ़ जाएगा, जिससे प्रभावी बल का जो क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मतलब जो बल लगेगा, सीधा सीधा कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि हम हाथ को पीछे खींचेंगे तो गेंद जो है थोड़ा और पीछे आएगा, समय इससे बढ़ जाएगा। समय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गति के नियम किसने दिए हैं? तो गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया है। गति के 3 नियम दिए हैं, नियम 1, नियम 2, नियम 3, है ना। आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, 3 नियम, पहला, दूसरा और तीसरा नियम। ठीक है, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा जो है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को बल लगाती हैं, है ना, दो वस्तुएं एक दूसरे को बल लगा रही हैं, तो किस नियम का पालन करती है? दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है ना, तो ऑप्शन दिया हुआ है गति का पहला नियम, संवेग संरक्षण का नियम, प्रतिक्रिया का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये फर्स्ट लॉ है, ये जो है सेकंड लॉ है और ये जो है थर्ड लॉ है ना। न्यूटन के 3 नियम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो अप्लाई होता है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है एक दूसरे के बराबर और विपरीत बल लगता है, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो वस्तुएं का द्रव्यमान समान हो लेकिन एक का वेग अधिक है, वेग एक का अधिक है, किसका संवेग अधिक होगा? दो वस्तुओं का द्रव्यमान एक जैसा, यहाँ पर द्रव्यमान जो है समान है लेकिन वेग अलग है, तो संवेग अधिक किसका होगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, संवेग यानी कि P बराबर m इंटू वी हो जाएगा वापस से, है ना। तो द्रव्यमान जो है ज़्यादा है ना, सॉरी, द्रव्यमान क्या इक्वल है, वेग क्या है, अधिक है, किसका, एक वस्तु का। तो संवेग किसका होगा, तो भाई वेग अधिक होगा, इसका मतलब संवेग भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि द्रव्यमान समान है तो क्या होगा, वेग और संवेग दोनों ही अधिक होगा। तब उसमें जो सही आंसर होगा क्या होगा, जो है ऑप्शन ए इसका, सॉरी समान, द्रव्यमान तो समान है यहाँ पर, तो अधिक वेग वाली वस्तु जो है क्या होगी, उसका जो संवेग है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बल लगाने पर वस्तु की दिशा बदलती है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी बल का प्रभाव और ऑप्शन डी जो है द्रव में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बल का प्रभाव। बल का प्रभाव इसलिए क्योंकि बल लगने से वस्तु जो है गतिशील अवस्था में आ जाती है, बल लगने से उसकी वस्तु जो है उस वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है और उसका दिशा या फिर वेग, है ना, दोनों ही क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं या बदल सकती है, जो बल के प्रभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक वस्तु स्थिर है ना, यानी कि जड़त्व की स्थिति में है और उस पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वह क्या करेगी? ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो विरामावस्था में रहेगी, विराम में रहेगी, ऑप्शन बी गायब हो जाएगी, ऑप्शन सी गति में आ जाएगी और ऑप्शन डी उड़ने लगेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गति में आ जाएगी। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अब क्यों, क्योंकि वस्तु जो है विराम अवस्था में है तो वो उस पर यदि हम बल लगाते हैं तो गति अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पर असंतुलित बल लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, गति का पहला नियम लग रहा है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर यदि बल लगाया जाए तो गति करने लगती है
है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला कंडीशन आ जाएगा, पहला नियम आ जाएगा, इसलिए वो गति अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है यदि, कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट हो, ऑप्शन बी कोई बाहरी बल ना हो, ऑप्शन सी दोनों वस्तुएं एक समान हो, और ऑप्शन डी गति रुक जाए। तो इसका जो सही आंसर है कोई बाहरी बल ना हो। यदि कोई बाहरी बल नहीं होगा तभी यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है काम करता है, अगर उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक ट्रेन अचानक रुकती है, यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। जैसे हमने गाड़ी वाले क्वेश्चन में देखा था, एक गाड़ी वाला क्वेश्चन, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। एक ट्रेन अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं। ऑप्शन ए ट्रेन पीछे जाती है, गुरुत्व बल के कारण, दिशा बदलने के कारण, या गति का जड़त्व के कारण। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व। क्योंकि यात्री जो है, यात्री का शरीर, देखो गाड़ी तो चल रहा है तो यात्री का शरीर भी क्या है, गति अवस्था में बने रहना चाहता है, इसलिए अचानक से गाड़ी रुकती है तो वह व्यक्ति आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, जो गति के जड़त्व के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। यदि बल यानी कि F, द्रव्यमान M, बल और द्रव्यमान ज्ञात हो, इन दोनों का मान यदि ज्ञात हो तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बल बराबर m इंटू ए होता है ना। तो त्वरण निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल बटा m, बल और द्रव्यमान का भाग कर देंगे तो हमें त्वरण निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। a ये इस तरीके से दिया हुआ है, a इज इक्वल टू एफ अपॉन m। तो इसका सही आंसर होगा क्या, त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। ये न्यूटन का दूसरा नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम सेकंड नियम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग शून्य हो, यानी कि p का मान क्या है, 0, तो इसका अर्थ बताना है, क्या होगा इसका मतलब। उसका द्रव्यमान शून्य होगा, है, उसका वेग शून्य है, वह स्थिर है, वह उड़ जा रही है, वह उड़ रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, शून्य है। क्योंकि जैसे जैसे वेग बढ़ता है ना, वेग और संवेग दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। वेग के बढ़ने के साथ साथ संवेग भी बढ़ता है, तो यदि संवेग 0 है तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि p इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो p का मान यदि 0 है तो m का मान 0 नहीं होगा, राइट, और वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बल लगाने के बावजूद, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, बल लगाने के बावजूद वस्तु नहीं हिलती तो किस स्थिति में है। पहला, गति स्थिति में, संतुलित बल में, असंतुलित बल में, या गुरुत्व बल में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो संतुलित बल में होगा, क्योंकि कुल बल अभी भी क्या है, शून्य है, बल अभी भी क्या है, शून्य के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, शून्य के बराबर है, इसलिए वहां पर क्या होगा, ये इसका संतुलित बल में है। चलिए चालू कर दे, हो चालू करे हो ना, देख ले। क्वेश्चन नंबर 29। कोई कार, हाँ
हाँ कर दे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, अगर कोई कार चलती है, कोई कार चलती है और अचानक ब्रेक लगती है, किस नियम को दर्शाता है? तो ये जो है न्यूटन के पहले नियम को बताता है, क्योंकि कार अचानक चल रही है तो शरीर में, जो व्यक्ति का शरीर है, गति बनाए रहना चाहेगा। तो जड़त्व का जो है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और गति का पहला नियम या न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है, कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 30, एक वस्तु पर कार्य कर रहे बल को बदलकर हम क्या बदल सकते हैं? उसका रंग, उसका द्रव्यमान, उसका वेग और दिशा, और उसका ताप। तो यहाँ पर उसका वेग और दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसकी दिशा या वेग को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक 5 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाए, तो ये उसका द्रव्यमान है और ये उसका बल है, लेकिन वह नहीं हिली, उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? हमें कारण बताना है, क्या होगा उसका कारण। गुरुत्व बल कार्य नहीं कर रहा, ऑप्शन बी घर्षण बल बराबर और विपरीत है, ऑप्शन सी द्रव्यमान बदल गया, ऑप्शन डी बल बहुत अधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी घर्षण बल बराबर और विपरीत है। ऑप्शन बल जो है बराबर या फिर विपरीत है, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यदि दो वस्तु एक दूसरे को टकराती है, उनके बीच संवेग संरक्षण लागू होता है, इसका अर्थ क्या होगा? संवेग संरक्षण लागू रहता है, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए केवल भारी वस्तु प्रभावित होती है, ऑप्शन बी हल्की वस्तु को गति मिलती है, ऑप्शन सी कुल प्रारंभिक और अंतिम संवेग समान रहते हैं, ऑप्शन डी कोई बल कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर भाई इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल प्रारंभिक और अंतिम संवेग समान होते हैं, क्योंकि संवेग में परिवर्तन होता है ना। तब उस केस में यहाँ पर क्या है? संवेग संरक्षण का नियम कहलाएगा, टक्कर के दौरान जो है कोई बाहरी बल नहीं है, तो कुल संवेग क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। हाँ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, कोई गोल्फर गेंद को धीरे से हिट करता है और गेंद एक निश्चित दूरी तक लुढ़कने के बाद रुक जाती है, उसके रुकने का कारण है केवल जड़त्व, केवल संवेग, घर्षण बल और न्यूटन का तीसरा नियम। तो यहाँ पर जो है घर्षण बल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गेंद धीरे धीरे सतह से उत्पन्न घर्षण बल और इसकी गति को क्या करते जाएगा? धीमा करते जाएगा। अगर गोल्फर गेंद को हिट किया है ना, और गति एक दूरी में जाने के बाद क्या हो रहा है? रुक जा रहा है, तो वो लगातार जो है संपर्क में आते हुए, मतलब उसके घर्षण बल को क्या करता है?
धीरे धीरे घर्षण बल जो है उसकी गति को कम करता है और अंत में क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो घर्षण बल के कारण जो है वस्तु जो है रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किसी, कहाँ हो गए भाई? किसी वस्तु पर कार्य कर रहा असंतुलित बल हमेशा उत्पन्न करता है क्या चले, किसी वस्तु पर कर रहा असंतुलित बल हमेशा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन डी द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी समय। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्वरण जो है, असंतुलित बल हमेशा क्या करता है? त्वरण उत्पन्न करता है, क्योंकि गति के द्वितीय नियम को बताता है, असंतुलित बल में त्वरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में बल लगाया जाए, 20 न्यूटन दाएं और 15 न्यूटन बाएं, है ना, तो दो बल है F1 और F2, तो कुल बल कितना होगा और दिशा क्या होगी? ठीक है, तो कुल बल और दिशा के बारे में हमें बताना है। तो नेट बल यहाँ पर क्या होगा? तो भाई बल में परिवर्तन है बल में परिवर्तन है तो क्या होगा? F1 माइनस क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा F1 माइनस F2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 5। नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या मिलेगा? 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसकी दिशा है कि नहीं, ये तो फोर्स हो गया, तो दिशा जो है क्या होगी? दाएं साइड में होगी, क्योंकि जो बल है वो क्या हो रहा है? दाएं साइड में ज़्यादा हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर बल क्या है? पहले में ज़्यादा हो रहा था दाएं साइड में, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? दिशा इसकी दाएं साइड ही ज़्यादा होगी। तो 5 न्यूटन फोर्स जो है, सॉरी 5 न्यूटन फोर्स जो है दाएं की तरफ जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 5 न्यूटन बल दाएं तरफ। ठीक है, राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई वस्तु A का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, यदि कोई वस्तु A का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वह 3 मीटर जो है गति से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गति से चल रहा है, तो इसका M, A का जो द्रव्यमान M है वो 2 kg है और इसका जो त्वरण है वो क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। चलिए, और वस्तु B का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, तो ये M1 और इसको हम M2 कह सकते हैं, और उसका त्वरण क्या है? जो है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति कर रही है। ये हो जाए आपका A2, ये A1 और A2। तो दोनों का बल बराबर है या नहीं, दोनों का बल बराबर है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तब उस केस में क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है M इंटू A। ये चलो इसके लिए A के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तब दोनों में सेम फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम क्या करते हैं? A के लिए ले लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं F। ठीक है, A के लिए F का मान क्या होगा वो रख लेते हैं। तो M कितना है? 2 है, और ये कितना है? 6, 3 है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका बल क्या होगा? 6 न्यूटन होगा, राइट, 6 न्यूटन। अब B के लिए देखते हैं, तो B के लिए क्या होगा? मैं कलर रख लेता हूँ। B के लिए F इज इक्वल टू क्या होगा? 1 गुना 6 है, तो इसमें भी क्या होगा? 6 न्यूटन। तो दोनों ही केस में यहाँ पर उसका मान क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, तो दोनों का बल क्या होगा? समान होगा, है ना, बराबर होगा, क्योंकि दोनों में जो बल लग रहा है वो क्या होगा? बराबर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एक वस्तु पर कार्य कर रहा बल
द्रव्यमान बढ़ने पर कैसे प्रभावित होता है? यदि त्वरण, यहाँ पर कंडीशन भी दे दिया गया है, त्वरण तो समान है लेकिन कोई वस्तु कार्य कर रहा है तो उसका बल द्रव्यमान बढ़ने से, द्रव्यमान के बढ़ने से बल कैसे प्रभावित होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो आंसर ऑप्शन दिया हुआ है वो है बल घटता है, बल बढ़ता है, बल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बल पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा बल जो है क्या होगा, बढ़ेगा या बल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि त्वरण समान है। त्वरण क्या है, ए जो है सभी के लिए क्या है, बराबर है ना, ए जो है बराबर है, लेकिन एम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एम बढ़ेगा तो क्या होगा, बल भी जो है बढ़ेगा। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, और त्वरण दोनों में केस में क्या है, समान है, इसलिए बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक वस्तु का संवेग समय के साथ बढ़ रहा है ना, वस्तु का संवेग जो है समय के साथ बढ़ रहा है, तो इसका क्या अर्थ है हमें बताना है। द्रव्यमान घट रहा है, त्वरण शून्य है, बल शून्य है, या उस पर बल कार्य कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा उस पर बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संवेग में परिवर्तन तब होगा जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाएगा, या उस पर कोई बल लगा रहे हैं, बल लगाने से उसका संवेग में परिवर्तन होगा। अब संवेग में परिवर्तन समय के साथ तो बढ़ेगा ही, है ना, तो बल कार्य कर रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कोई खिलाड़ी गेंद को लंबे समय तक अपने हाथ में रखता है और फिर अचानक फेंकता है। संवेग में परिवर्तन कहाँ होता है वो चीज़ें हमें बताना है। तो जब वह हाथ में होती है, जब वो हवा में होती है, जब फेंकी जाती है, और कभी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, जब फेंकी जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसके हाथ में है तो वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन जब हवा में है तो गतिशील अवस्था में है। तो उसका जो संवेग में बदले परिवर्तन होगा, यानी प्रारंभिक और अंतिम, उस केस में होगा प्रारंभिक होगा उसके हाथ से जब वो निकलता है, यानी कि फेंका जा रहा होता है, तब उस समय उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होगा, तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। किस स्थिति में संवेग संरक्षित नहीं रहता है? हमें ध्यान देना है, इसमें नहीं शब्द बोला गया है ना, संवेग संरक्षित नहीं रहता है। कंडीशन बताना है, कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन है जब कोई बाहरी बल कार्य ना कर रहा हो। दूसरा, जब घर्षण अनुपस्थित हो। जब कोई बाहरी बल कार्य कर रहा हो। जब वस्तु एक समान वेग से चल रहा हो। तो भाई एक समान वेग से चल रहा है तो उसका संवेग तो संरक्षित होगा ही। बाहरी बल कार्य कर रहा है तब उसमें संवेग संरक्षित होगा क्या? नहीं होगा, है ना। घर्षण अनुपस्थित है, संवेग संरक्षित होगा क्योंकि कोई रुकावट नहीं आएगी। जब कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है ना, मतलब कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, तब भी वहाँ पर क्या होगा, संवेग संरक्षित होगा क्योंकि रुकावट नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है नहीं के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाहरी बल जो है उस पर कार्य कर रहा है तो उसके संवेग को संरक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि बार बार उस पर रुकावट आएगी। अगर संरक्षित पूछा जाता तो ये तीनों आंसर यहाँ पर सही होते, है ना, लेकिन यहाँ पर ये आंसर क्या होता, गलत होता। तो ये जो है नहीं पूछा गया, तो इसका ऑप्शन सी जो है क्या है, सही आंसर होगा, जो संवेग संरक्षण के नियम लागू नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, थैंक यू।